यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए, कैसे हैं आप सब लोग? बेटर ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नई वीडियो में। सर सबसे पहले तो ये बताओ कि इतने दिन हो गए वीडियो नहीं आया। 2 वीडियो आपने डाली थी एमसीक्यूज की, उसके बाद कोई वीडियो नहीं आई है। एक्चुअली क्या है कि मैं 2 वीडियो के बाद में टेस्ट करवाया मैंने और मैं कोविड पॉजिटिव हुआ। देन उसके बाद में हॉस्पिटलाइज हो गया, थोड़ी सिचुएशन जो है क्रिटिकल हो गई थी। देन उसके बाद में फिर अब ठीक हो गए हैं, ठीक हो के घर आ गए, अब कुछ रिकवरी हुई है। तो जैसे ही थोड़ा मुझे लगा कि अब सही है तो आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो मैंने बनाई है। और सबसे पहले आई वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। जब मैं बीमार हुआ तो मैंने उसके लिए बताया था कि वीडियो कुछ दिन के लिए नहीं आएगा टेलीग्राम के ऊपर, और बहुत सारे बच्चों की जो है वो व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे और कॉल भी मेरे पास में जो है वो रूटीन में आते रहे। बच्चे पूछते रहे कि अभी कैसे हालात है ये सब। मुझे लगता है कि शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी, देखो वैसे डॉक्टर ने इलाज किया वो चीज़ मेन है, और लेकिन उससे भी ज़्यादा मेन जो है वो आप लोगों की विशेष थी, आप लोगों की दुआएं थी। इतने सारे बच्चों की दुआएं थी तो नेचुरल बात है, कुछ क्या ही होना था। लेकिन अभी चलो जो भी था अब सब गया, अब आ गए हैं दोबारा बैक टू ट्रैक, और अब करेंगे रिवीजन और साथ में करेंगे प्रैक्टिस एमसीक्यूज की बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। क्योंकि अब पेपर भी जो है वो अपना हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली शायद जुलाई के अंदर, चांसेस है जुलाई में होने के, क्योंकि सीए और सीएस के पेपर जो है उनका डेट जो है वो अनाउंस हो गया जुलाई के अंदर। तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि हमारा पेपर शायद जुलाई के अंदर हो सकता है। तो इसीलिए आप सभी जो है वो कमर कस लीजिए, तैयारी कीजिए बढ़िया तरीके से, और ये सब सोचिए कि जुलाई के अंदर पेपर 100% आपका जो है वो होना ही होना है। ओके जी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। अगर आप भी जो है वो आने वाले दिसंबर के अंदर जो एंटीनेट का पेपर होना है उसका अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जो है उसके लिए ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों के जो है वो कोर्सेज हम प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर तो मिलेंगे और साथ में आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज प्लस सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में कलर्ड बुक्स है हमारी, वो आपके होम एड्रेस पे आएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, नीचे हमने नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो अब हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के एमसीक्यूज के लेक्चर का। इसकी पीडीएफ जो है मैंने मॉर्निंग के अंदर डाली थी, 25 क्वेश्चन की अनसोल्ड वाली जो है वो पीडीएफ मैंने डाली थी। तो मैंने उसमें टेलीग्राम पे बताया भी था कि आप एक बार इसको अपने एंड पे जो है वो सोल्व कीजिएगा, और फिर हम इवनिंग में इसकी क्लास डाल के जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए उसी को स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर हुआ था अपना जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इस पेपर के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो आया था डीआई का। ओके, ये 2020 का पेपर जो हुआ था ना, सितंबर अक्टूबर के अंदर जो पेपर हुए थे, उसी अटेम्प्ट का ये पेपर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द डीआई। डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए सबसे पहले आपको एक टेबल दी हुई है, उस टेबल को आपको जो है वो पहले पढ़ना है। वो टेबल के अंदर जो आपको कुछ डेटा दिया हुआ है वो आपको एनालाइज करना है। देन उसके बेस पर जो है वो आपको इसके 5 क्वेश्चन, 1 से लेके 5 क्वेश्चन जो है वो आपको बताने हैं, ठीक है, मतलब आपको सोल्व करने हैं। तो सबसे पहले जो डेटा अपने को दिया हुआ है वो क्या है, 2014 से लेकर के 2019 तक का। तो आपको ये 6 सालों का डेटा जो है ये आपको प्रोवाइड किया गया था, जिसके अंदर आपको इंजीनियरिंग के जो है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के जो है वो 5 सब्जेक्ट बताए थे, केमिकल, सिविल, एरोस्पेस, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिकल। ओके, और इन 5 के अंदर जो है कितने बच्चों ने जो है वो क्या किया था, इंटरव्यू दिया, और उनमें से कितने बच्चों का जो है वो एडमिशन हुआ, वो सब डेटा दिया हुआ है। क्वेश्चन जो ये था ये मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बस बात ये है कि थोड़ा सा लेंथी था। ओके, तो मतलब पहले ओवरव्यू अगर हम इसकी अगर बात करते हैं तो ये जो डीआई जो आई थी, 5 क्वेश्चन जो इसके आए थे, तो ये मुश्किल बिल्कुल नहीं, ईजी बिल्कुल ही, मैंने विद सॉल्यूशन जो है आपको मैं करवाता हूँ अभी। लेकिन बस बात ये थी कि थोड़ा सा लेंथी था और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। देखो दिया हुआ है, द टेबल बिलो एम्बॉडीज डेटा ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर फॉर द इंटरव्यू। कितने कैंडिडेट जो है वो अपीयर हुए इंटरव्यू के लिए, और कितने बच्चों का जो है वो एडमिशन हुआ। जो इंटरव्यू के लिए अपीयर हुआ उनको जो है वो आई से नोट किया गया, और जिनका एडमिशन हुआ उनको ए से नोट किया गया। इन 5 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन ड्यूरिंग द ईयर 14 से लेकर 19 इन अकॉर्डेंस विद द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो आपको जो है सोल्व करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये था, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। बात किसकी हो रही है, परसेंटेज किसके, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, ओके, जो एडमिट हुए टू द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इंटरव्यू फॉर द ईयर इन द केमिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। अगर हम बात करते हैं केमिकल का, तो ये है सबसे पहला डेटा आपको केमिकल का जो है वो दिया गया। तो बोलते हैं केमिकल के अंदर ये बताइए टोटल नंबर ऑफ कितने बच्चों ने जो है वो इंटरव्यू दिया, ठीक है, अच्छा जी, और कितने बच्चों का एडमिशन हुआ। तो जितने बच्चों का एडमिशन हुआ वो कितने % है जिन्होंने इंटरव्यू दिया। तो आपको करना क्या है, आपको निकालना क्या है, आपको ये बताना था कि
कितने टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एडमिट हुए हैं, मतलब उनका परसेंटेज निकालना था कि कितने बच्चे जो है उनका एडमिशन हुआ, किसमें से, जितने बच्चों ने क्या किया था, इंटरव्यू दिया। तो जितने बच्चों ने इंटरव्यू दिया वो आपका बेस हो गया, हाँ जी, तो वो तो आएगा आपका क्या, नीचे, और ऊपर जो है वो क्या आएगा, कितने बच्चों का एडमिशन हुआ। तो आपको क्या करना है, पहले इनका जो है वो टोटल कर लेना है। अब टोटल जब आप इसको करते हैं ना, तो देखिए आपको जो डेटा दिया हुआ है वो थाउजेंड्स में दिया हुआ है। तो इसको करने का वैसे तो देखो डायरेक्टली दे रखा है आपको, आप सिंपल भी कर सकते हैं, लेकिन एक और शॉर्टकट टेक्निक ये होती है कि जैसे अब ये जो है ना, जैसे 1274 हो गया, 1165 हो गया, तो इसमें 1200 अलग काउंट कर लो, 1100 अलग काउंट कर लो, तो ये तो जल्दी से हो जाएगा। जैसे 2300 हो गया, और फिर 74 और 65 को अलग से काउंटिंग कर लो, बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो। तो मैंने इंजीनियरिंग वालों का केमिकल वालों का हमने जो इंटरव्यू वाले थे उनका हमने टोटल किया, वो आया 7251, और इनमें से कितने का एडमिशन हो गया, 6661 का। तो कितने परसेंट है ये, मतलब ये 6661 जो है वो कितने परसेंट है 7251 का, तो हमने निकाल लिया 6661 अपॉन में 7251 इंटू में 100, तो ये आ गया आपका 9186%। तो ये आपका सेकंड बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। सिंपल सा है, पूछा देखो क्या था, देखो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करें ना, तो जो चीज पूछी गई है वो हमेशा ऊपर आती है, और जिसके लिंक में पूछी गई है वो हमेशा बेस रहता है, ठीक है। तो यहां पे पूछा गया व्हाट इज द परसेंटेज, आपको परसेंट बताना है किसका, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एडमिटेड, कितनों का एडमिशन हुआ टू द मतलब किसके लिंक में पूछा गया, किसके बेस में पूछा गया, टू द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इंटरव्यू, जितने बच्चों का क्या हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, और ऑल द ईयर इन द केमिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। तो केमिकल इंजीनियरिंग वालों का हमने देख लिया कितने बच्चों का जो है वो एडमिशन हुआ, कितने का हुआ, 6661 का, और इस ये कितने परसेंट है किसके, कितने बच्चों ने अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, तो वो थे 7251, तो आपने निकाल लिया। चलो जी, सेकंड क्वेश्चन आज का, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ इन द नंबर ऑफ कैंडिडेट एडमिटेड इन द सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम द ईयर 15-16, 15 से 16, 2015 से 2016 के अंदर जो है वो कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ नंबर ऑफ कैंडिडेट में जिनका एडमिशन हुआ सिविल के अंदर। तो अगर हम बात करते हैं सिविल का, तो ये देखिए ये सिविल का आ गया, तो 15 और 16 के अंदर कितने बच्चों का एडमिशन, 15 में एडमिशन हुआ 1980 बच्चों का, 16 में एडमिशन हुआ 1815 बच्चों का। तो आपको इतना कितने बढ़े, तो देखो 1980 से 1815 हुए, तो मतलब कम हो गए, कितने कम हो गए, 165 कम हो गए। अब 1980 से 1815 हुए, तो बेस क्या है सर, बेस तो ये है 1980, हाँ जी, तो ऊपर क्या आएगा, जो इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो इंक्रीज या डिक्रीज ऊपर आ गया 165, अपॉन में क्या आएगा, जो बेस था, तो 1980 से 1815 हुए, तो नीचे आएगा 1980 इंटू में 100, तो ये आ गया आपका 8.33%। तो आंसर इसका आ गया क्या, 8.33। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये ध्यान रखना, जब भी इंक्रीज डिक्रीज है ना, ये पूछा व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, तो सबसे पहले आपको इंक्रीज डिक्रीज निकालना है किसके अंदर, एब्सोल्यूट नंबर में। तो मैंने ये देखा 2015 के अंदर कितने थे 1980, 2016 में कितने 1815, तो कितने बढ़े या कितने घटे, सर ये कम हुए, कितने कम हुए 165 कम हुए, किस पे कम हुए 1980 से, तो 1980 आपका बेस हो गया, ऊपर 165, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके जी सर। चलो थर्ड क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द एवरेज नंबर, अब आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। सिंपल सा, एवरेज जब भी निकालना तो क्या करते हैं, सभी को ऐड करके अपॉन में नंबर से डिवाइड करते हैं। तो बोलता है व्हाट इज द एवरेज नंबर कैंडिडेट हु अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू, कितने कैंडिडेट जो है वो अपीयर हुए इंटरव्यू के लिए 2016 में फॉर एडमिशन ऑफ ऑल द 5 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। अब पांचों इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में 2016 के अंदर आपको ये बताना है कितने लोगों का जो है वो क्या हुआ इंटरव्यू, उसका एवरेज बताओ। तो 2016 के अंदर ये देखो, ये 2016 का डेटा है, इसमें कितने लोगों का इंटरव्यू है, ये जितने भी ये ना, ये देखो 1108 हो गया, 1860 हो गया, 1132, 870, 1260, इन सबको क्या कर लो, ऐड कर लो। इनको ऐड करेंगे और ऐड करके कितने, ये 5 स्ट्रीम है, डिवाइड बाय 5 कर दो, ये आंसर आ जाएगा। तो ये थे 2016 के अंदर अलग अलग स्ट्रीम के में जो एडमिशंस हुए वो अपॉन में कर दो नंबर, तो ये 1240, ये आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये बोलता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बोलता है डिफरेंस बताओ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर फॉर द इंटरव्यू ओवर द 6 ईयर इन एरोस्पेस, एरोस्पेस के अंदर 6 सालों के अंदर कितने लोगों ने इंटरव्यू दिया, एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर कितने लोगों ने जो है वो इंटरव्यू दिया, इन दोनों का डिफरेंस बताओ। तो टेबल से सीधा डेटा आप जो है इकट्ठा करो। एरोस्पेस में 6 सालों के अंदर जो है कितने लोगों ने इंटरव्यू दिया, 7737 ने। इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर कितने दिया, 7403 ने। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, 334। ये सिंपल सा आंसर आ गया। अब ये आपको करना कैसे है, ये डायरेक्टली ये देखो एरोस्पेस वालों का ये हो गया, ये रहा, ठीक है, और इंजीनियरिंग इसका सिविल वालों का ये इसकी इलेक्ट्रिकल वालों का ये हो गया, दोनों का अपना जोड़ किया, आंसर आ गया, खत्म। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो इसका था वो ये है,
द रेशियो बताना है ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द इंटरव्यू, कितने कैंडिडेट जो है वो इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए फॉर एडमिशन टू पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। 2014 के अंदर पेट्रोलियम के अंदर जो है वो कितने बच्चे थे इन कंपैरिजन टू द कैंडिडेट हु गॉट एडमिशन इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो पेट्रोलियम में कितने लोगों ने जो है वो क्या किया, जिनका एडमिशन हुआ, वो मतलब इंटरव्यू दिया जिन लोगों ने, वो कितने, उनका रेशियो बताना है किसके साथ में, नंबर ऑफ कैंडिडेट हु गॉट एडमिशन इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के अंदर। तो 2014 के अंदर आप पेट्रोलियम वाले देखो, पहले 2014 में पेट्रोलियम वाले जो थे वो कितने थे, 2014 में पेट्रोलियम वाले थे सर हमारे 960, ठीक है जी। और ये किसके रेशियो में बताना है, 2015 के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रिकल वाले थे वो कितने हैं जिनका एडमिशन हुआ, 1120। तो ये रेशियो आपको निकालना है, 960 और 1120 का इसका कॉमन डिनोमिनेटर निकाल लो। तो मैंने निकाल लिया, 160 इनका कॉमन डिनोमिनेटर आ गया था, ठीक है। तो ये 960 और 1120 ये इनका रेशियो था, इसके बेस पर आपको निकाल लिया। 160 कॉमन आ गया, तो 160 इंटू में 6 960, 160 इंटू में 7 1120, तो आंसर आ गया 6:7। सिंपल लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का जो है वो क्या है, स्टेटमेंट नंबर 1। दो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिए, इनमें से आपको इनको पढ़ना है और इनके बेस पर आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है या कौन सी गलत है। सबसे पहले स्टेटमेंट ये बोलती है चांस और एक्सीडेंटल एरर। अब देखो, अगर बात करूंगा किसका, चांस या एक्सीडेंटल एरर का, इसको बोलते हैं रैंडम एरर, ठीक है, जो रैंडमली अराइज होते हैं, ठीक है। रैंडम एरर किसी भी जो है वो दिशा के अंदर हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब भी हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के अंदर जो एरर राइज होते हैं जनरली उसको दो पार्ट में बाइफरकेट करते हैं, एक होता है आपके रैंडम एरर और एक होता है सिस्टमेटिक एरर, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, एक होता है रैंडम और एक कौन सा, सिस्टमेटिक। रैंडम एरर कौन से होते हैं, ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबिलिटी। रैंडम एरर वो है जिसके लिए आप प्रिडिक्शन जो है वो नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, दैट फ्लक्चुएट ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी। और जो आपके सिस्टमेटिक एरर है ये कौन से हैं, मोस्टली रिजल्ट फॉर्म है परसिस्टेंट और एग्जिस्ट इशू, मतलब ये वो एरर हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एक कोई इशू है जो एग्जिस्ट करता है ना, उसकी वजह से जो एरर राइज होता है जिसके लिए आप प्रिडिक्शन लगा सकते हो, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, सिस्टमेटिक एरर। इट लेड्स टू कंसिस्टेंट, इसकी वजह से, सिस्टमेटिक एरर की वजह से क्या होता है, ये कंसिस्टेंट एरर होता है इन द मेजरमेंट, ठीक है। लगातार ये एरर होते रहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जो रैंडम एरर है वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, तो वो किसी भी दिशा में हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सिस्टमेटिक एरर है वो एक स्पेसिफिक दिशा के अंदर होता है, ठीक है। अब आपको दो स्टेटमेंट जो दी थी उनको पढ़ते हैं। ये क्या बोलता है, स्टेटमेंट नंबर 1, चांस और एक्सीडेंटल एरर। चांस एरर या एक्सीडेंटल एरर कौन से, रैंडम एरर की बात हो रही है। तो बोलते हैं रैंडम एरर इन द रिसर्च विल कॉज ऑब्टेन रिजल्ट टू डिपार्ट। जब एरर होगा तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, डिपार्ट, अलग हो जाएगा किससे, फ्रॉम द ट्रू वैल्यू एज ऑफन इन वन डायरेक्शन और अनदर। नेचुरल बात है, जब भी एरर होगा तो हमारा जो रिजल्ट है वो करेक्ट नहीं आएगा, तो रिजल्ट जो है वो क्या करेगा, जो एक्चुअल रिजल्ट आना चाहिए उससे क्या करेगा, डिपार्ट करेगा। डिपार्ट का मतलब क्या होता है, तो डिपार्ट का मतलब होता है वो चीज ना होना, मतलब उससे दूर जाना। तो नेचुरल बात है वही होगा। तो बोलता है चांस है एक्सीडेंटल एरर इन द रिसर्च विच कॉज ऑब्टेन्ड रिजल्ट टू डिपार्ट। अगर ये एरर होंगे तो उससे हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या करेगा, डिपार्ट करेगा, अलग हो जाएगा फ्रॉम द किससे, ट्रू वैल्यू से। एज ऑफन, अब मेन बात ये है इसमें, एज ऑफन इन वन डायरेक्शन और इन अदर, किसी भी एक डायरेक्शन में हो सकता है, दूसरी डायरेक्शन में भी, बिल्कुल सही बात है। अब दूसरा बोलता है सिस्टमेटिक एरर जो है, अब ये क्या है, देखो सिस्टमेटिक एरर की वजह से भी जो है वो आंसर आपका क्या करेगा, डिपार्ट करेगा, आंसर आपका सेम नहीं आएगा। तो बोलता है सिस्टमेटिक एरर कोज ऑब्टेन रिजल्ट इन रिसर्च टू वेरी, ये भी वेरी करेगा इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। मेन बात क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात हो रही है। तो पहले वाले के अंदर जो है वो बात किया गया, किसकी बात की गई सर, पहले वाले में बात किया गया कि किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। जो रैंडम एरर है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, बट जो सिस्टमेटिक एरर है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जाएगा एंड इज फार मोर लाइकली टू कैच द रिसर्चर बाय सरप्राइज देन इन द चांस एरर। ये भी जो है वो स्टेटमेंट एकदम सही है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। चलो जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन आया, 4 तरह की रिसर्च फाइंडिंग दिया, ठीक है, अलग अलग तरह के रिसर्च मेथड बताए और उनका आगे डेफिनेशन दिया, आपको मैच करना था। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कौन सी होती है आप बताओ सर। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो होती है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज करते हैं और उसका इंपैक्ट चेक करते हैं किसके अंदर, डिपेंडेंट वेरिएबल में। तो एक का तो हो गया थर्ड। फिर है एक्सपोर्ट फैक्टर, ये कौन सी होती है, ये वो होता है जब कोई एविडेंस है वो हो गया, ठीक है, मतलब कोई भी एक वो था फिनोमिना था वो घटित हो गया, उसके बाद में आप जो रिसर्च करें उसको बोलते हैं आप लोग क्या, एक्सपोस्ट फैक्टर। तो ये बोलता है कंडक्टिंग ए प्रोब, जब आप जांच करते हैं इनटू द कैजुअल फैक्टर्स ऑन द बेस ऑफ द एविडेंस्ड मैनिफेस्ट नाउ, जो एविडेंस अभी हैं उनकी जांच करना, तो मतलब जो चीज हो चुकी है उसकी जांच करना, तो वो हो गया एक्सपोस्ट फैक्टर। डिस्क्रिप्टिव, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डिटेल के अंदर जो है डिस्क्राइब करते हैं, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, डिस्क्रिप्टिव। सी का हो गया 1। और ये
एथनोग्राफिक जो है ये कौन सा होता है, जिसमें करंट स्टेटस ऑफ फिनोमेना की बात की जाती है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, एथनोग्राफिक। तो इसका आंसर जो है वो बनेगा क्या, डी, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये बोलता है उपमिति, उपमिति जो है उसको उपमान को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बोलता है उपमिति इज डिफाइंड एज नॉलेज ऑफ द रिलेशन बिटवीन ए वर्ड एंड द डिनोटेशन। तो उपमान जो है वो बेसिकली ये तो है, जब हम नॉलेज डिराइव करते हैं किससे, कंपैरिजन से, एनालॉजी जो इसको बोलते हैं सिमिलैरिटी के बेस पर, तो उसको बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम सही है। दूसरा बोलता है वर्बल टेस्टिमोनी, वर्बल टेस्टिमोनी जिसको बोलते हैं शब्दा, शब्दा जो है एक स्टेटमेंट होती है किसकी, मतलब हम जिसकी बात पे विश्वास करते हैं, तो वो क्या, वो कौन होता है, एक ट्रस्टवर्दी पर्सन, उसकी बात पे विश्वास करके और हम नॉलेज जो गेन करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वर्बल टेस्टिमोनी। तो ये भी बात एकदम क्या है, सही है। तो बोलता है वर्बल टेस्टिमोनी इज अ स्टेटमेंट ऑफ द ट्रस्टवर्दी पर्सन एंड कंसिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, एकदम करेक्ट। आंसर क्या आएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखो कितना सिंपल सा। बोलता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इज वोलेटाइल होती है, जी बिल्कुल होती है। एंड स्टोर डेटा और प्रोग्राम करंटली इन यूज, जब तक ये सिस्टम आपका ऑन रहेगा तब तक जो है इसमें डाटा जो रहेगा, और उसके वजह से अगर सिस्टम आपका ऑफ हो गया देन डेटा भी जो है वो क्या हो जाएगा, इरेज हो जाता है। तो रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, यस। रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल होती है, हाँ जी। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट थी, असर्शन ओके थी। रीजनिंग इसकी क्या बोलती है, रैम इज ए स्टोरेज मीडियम दैट रिटेन इट्स कंटेंट इवन आफ्टर द सप्लाई। किसकी बात हो रही है सर, ये रैम की नहीं, ये रोम की बात हो रही है, क्योंकि रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो इसके अंदर असर्शन जो है वो तो क्या है, ट्रू है, ए इज ट्रू, बट जो रीजनिंग है वो क्या है, फॉल्स। आंसर क्या आएगा, सी। चलो जी आगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ द एरिस्टोटेलियन सिलोलिज्म। अगर इसकी सिलोलिज्म की बात हो रही है एरिस्टोटेलियन का, तो एरिस्टोटल ने जो सिलो की बात किया था, तो उसके अंदर उसने बात किया था ओनली डिडक्टिव का, ठीक है ना। तो इसने इंडक्टिव की बात नहीं किया था। तो यहां पे हम बात करेंगे उसका कुछ फीचर यहां पे बता रखे, तो बताना है कि कौन कौन सा इसके जो है वो फीचर है। सबसे पहला, इट इज डिडक्टिव इंडक्टिव, नहीं, वो उसने बात किया था ओनली किसका, डिडक्टिव का। तो ए तो नहीं है। बी इसका फीचर, इट इज ओनली डिडक्टिव एंड फॉर्मल होता है, ठीक है। दूसरा, मेजर और माइनर टर्म जो है वो स्टैंड अपार्ट इन द प्रीमाइसेस, दोनों जो है वो अलग अलग होती है प्रीमाइसेस में, बिल्कुल सही बात है। इट इज वर्बलिस्टिक इन नेचर होती है, बिल्कुल सही बात है। वर्बल फॉर्म इज नॉट द एसेंस ऑफ इन्फ्लुएंस, बोलता है वर्बल फॉर्म जो है इसका एसेंस नहीं होता। कमाल कर रहे हो, ऊपर बोल दिया ये वर्बलिस्टिक है, तो नेचुरल बात है वर्बल फॉर्म इसका एसेंस होता है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी, सी और डी। तो ये तीनों जो है वो इसके फीचर है, और ए और ई जो है उसका फीचर नहीं है। चलो जी आगे। बोलते हैं व्हेन द मिडिल टर्म किसको हम क्या बोलते हैं, हेतु या उसको लिंगा बोलते हैं। जब बोलते हैं मिडिल टर्म इज बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी अगर रिलेटेड होती है किससे, मेजर टर्म से, तो द इन्फ्लुएंस, तो उस इन्फ्लुएंस को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अन्वय व्यतिरेकी। ये इसका आंसर जो है वो क्या है, डी। ये मैंने एक क्लास जो डाला है उसका क्या बोलते हैं अपना इंडियन लॉजिक का, उसके अंदर सब समझाया भी हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा तो यूट्यूब पर जरूर देख लीजिएगा अपने चैनल पर जा करके, ठीक है। इंडियन लॉजिक की क्लास है, उसमें सब मैंने करवा रखा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है 11th का वो क्या बना, डी बना। आगे नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेटर ऑफ द एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, इनमें से कौन से इंडिकेटर है एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जवाबदेही। एक्सटर्नल मतलब बाहर, तो बाहर वालों के लिए जो जवाबदेही की बात हो रही है, फॉर एन इंस्टीट्यूशन ऑफ द हायर लर्निंग। सबसे पहले बोलते हैं, मतलब ये किसकी बात कर रहा है कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग है, लाइक यूनिवर्सिटीज जो हैं, तो उनके बारे में बात कर रही है। सबसे पहले तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से इंडिकेटर हैं एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी के। मतलब ये है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी बाहर वालों के प्रति अकाउंटेबिलिटी दर्शा रहे हैं। सबसे पहला बोलता है प्रोविजन फॉर, मतलब कुछ प्रोविजन मेंटेन करना, किसके लिए, प्रोविजन यहाँ पे क्या, प्रोविजन की अगर बात करिए मतलब कुछ सिस्टम बनाना। फॉर प्रोफेशन डेवलपमेंट ऑफ टीचर, ये बाहर वालों के लिए नहीं सर, ये तो उन्हीं की बात कर रहे हैं, अंदर वालों की। दूसरा, यूटिलाइजेशन पैटर्न ऑफ द लाइब्रेरी एंड टेक्निकल रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन पैटर्न कैसा होगा किसका, यूनिवर्सिटीज का, तो ये बाहर वालों की बात करें, नहीं सर। आप ध्यान से समझना, रेलिवेंसी ऑफ द कोर्सेज ऑफ सोसाइटल नीड, जो कोर्सेज यूनिवर्सिटी जो है वो क्या कर रही है, ऑफर कर रही है, उसकी क्या रेलिवेंसी है, किसके लिए, सोसाइटी के लिए। तो क्या ये बाहर वालों के लिए अकाउंटेबल है, यस, क्योंकि सोसाइटी की बात हो रही है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन द पब्लिक एग्जामिनेशन, जब बाहर की कोई पब्लिक एग्जामिनेशन हो रहा है, लाइक एसएससी का पेपर हो रहा है, लाइक यूपीएससी का पेपर हो रहा है, तो उसके अंदर बच्चों की परफॉर्मेंस, वो चीज जो है क्या वो अंदर की है या बाहर वालों के लिए, वो भी सर बाहर वालों के लिए। एंड एम्प्लॉयमेंट पैटर्न ऑफ द पास आउट स्टूडेंट, जो स्टूडेंट पास होकर चले गए उनका एम्प्लॉयमेंट पैटर्न कैसा है, इसका मतलब उनको जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो ये जो है ये किसकी अंदर की बात हो रही है, बाहर की बात हो रही है, भी बाहर वालों की। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सी, डी एंड ई। तो एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी के जो है वो सी, डी और ई फीचर है, ऊपर वाले नहीं है। आगे,
विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर बेस्ट डिस्क्राइब एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो रिसर्च की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर दो तरह के मतलब हम एक्सपेरिमेंट रिसर्च के अंदर दो तरह के वेरिएबल लेके चलते हैं। एक होता है आपका डिपेंडेंट, एक होता है कौन सा, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, उसमें कुछ मैनिपुलेशन करते हैं और उस चीज का इंपैक्ट हम चेक करते हैं किसके ऊपर, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो यहाँ पे आपको उसके ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फीचर बताने हैं। सबसे पहला इट इज कोज, ये कारण होता है, कोज एंड इफेक्ट के अंदर जो है ये कारण होता है, इसके अंदर हम चेंज करते हैं, इसकी वजह से इफेक्ट आता है। बिल्कुल सही बात है, तो ए आएगा। दूसरा इट इज इफेक्ट, नहीं सर ये इफेक्ट नहीं, ये तो कोज होता है। दूसरा इट इज कंडीशन और कैरेक्टरिस्टिक विच इज मैनिपुलेटेड, ये कंडीशन होती है, नहीं सर ये तो इंडिपेंडेंट होता है आपका, ठीक है। इट इज वेरिएबल विच इज प्लेस्ड अंडर कंट्रोल, ये वो वेरिएबल है, सॉरी सी आएगा। इट इज ए कंडीशन करेक्टिव विच इज मैनिपुलेट, इसको मैनिपुलेट किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, इसको मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेट मतलब चेंज करते हैं, तो ए और सी आ गया। डी बोलता है इट इज वेरिएबल विच इज प्लेस अंडर कंट्रोल, क्या ये कंट्रोल में रहता है, नो सर ये कंट्रोलेबल वेरिएबल नहीं होता। एंड लास्ट ई जो है वो क्या है, इट इज काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वेरिएबल, ये रिस्पॉन्स वेरिएबल है, नहीं रिस्पॉन्स वेरिएबल होता है कौन सा, डिपेंडेंट वेरिएबल, वो रिस्पॉन्ड करता है, ये रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो आंसर क्या आएगा, ए एंड सी। आगे नेक्स्ट गिवन विल टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट यहां पे आपको जो है वो दे रखी है क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में, तो आपको इन दोनों को पढ़ना और इसके बेस पर आपको कुछ बताना है, ठीक है, कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो क्या बोलती है, अग्रेसिव नेचर की एंड इंफ्लेमेटरी स्टेटमेंट जो होती है बाय द टीचर मेक्स द क्लासरूम कम्युनिकेशन एकेडमिकली इफेक्टिव, वो क्लासरूम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाती है अगर अग्रेसिव स्टेटमेंट होगा। सर इफेक्टिव कहां से बनाएगा, अगर आप अग्रेसिव स्टेटमेंट दोगे तो वो ऑफेंसिव नेचर का हो जाएगा, उससे क्लासरूम जो है वो इफेक्टिव नहीं बनेगा, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो घबरा जाएगा, अपनी बात जो है वो आगे नहीं रख पाएगा। तो स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट 2 क्या बोलती है, चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स, बढ़िया वर्ड्स का सिलेक्शन करना, लेंड्स क्रीडेंस, उससे विश्वास जनरेट होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर, बिल्कुल सही बात है। अगर क्लासरूम कम्युनिकेशन जब हो रहा है उस टाइम पे आप जब जितने अच्छे वर्ड्स को आप क्या करोगे अपने कम्युनिकेशन के अंदर यूज करोगे तो उतना ही आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन इफेक्टिव निकल के आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो तो क्या है, इनकरेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है, करेक्ट है। आंसर क्या आएगा, डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट जबकि 2 जो है वो क्या है, ट्रू है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मेजर कम्युनिकेशन बैरियर, ये दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन, ये पहले भी आया था 2019 के अंदर, 2020 में दोबारा रिपीट हुआ। तो बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो मेजर कम्युनिकेशन का बैरियर है इन द ऑनलाइन टीचिंग में। तो ऑनलाइन टीचिंग में सबसे पहले टेक्नोलॉजी, ये तो है ही है। दूसरा लीगैलिटीज का कुछ है, नहीं सर। स्टूडेंट कम्युनिटी का कुछ है क्या, नहीं सर। कल्चर का, यस। लैंग्वेज का जो है वो बहुत बड़ा इशू जो है वो एक इसके अंदर रहता है, ठीक है ना। दूसरा लो कंटेक्स्ट, हाई कंटेक्स्ट, ये सब ये कल्चर के अंदर आते हैं, तो कल्चर इशू भी होता है। एंड जेंडर का, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग के अंदर जो है वो जेंडर स्टीरियोटाइप हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम भी अगर पढ़ा रहे हैं तो हम बारी बारी जो है वो ही बोलते रहेंगे या शी बोलते रहेंगे, तो इसमें कई बार क्या होगा कि किसी एक ही जेंडर को लेके हम लोग जो है वो स्टीरियोटाइप हो जाएंगे, ठीक है। एक हमारे माइंड में जो है वो उसको लेकर के एक मान लीजिए कोई एक ऐसा बोल सकते हैं एक इमेज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, और जबकि क्या पता वो इमेज सही ना हो, तो वो चीज है। तो इसके जो बैरियर्स है वो कौन कौन से, टेक्नोलॉजी है, कल्चर है और जेंडर है, ध्यान रखिएगा। आगे विच स्टैच्यूटरी बॉडी, ये भी दोबारा रिपीट हुआ, पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ। बोलते हैं इनमें से कौन सी स्टैच्यूटरी बॉडी यूनिवर्सिटी की, मतलब यूनिवर्सिटी की कौन सी वो लीगल बॉडी है जिसके पास में पावर है कि वो फॉर्मल अप्रूवल देता है टू द प्रोग्राम एंड कोर्सेज ऑफ द स्टडी। तो कौन सी बॉडी होती है, वो होती है आपके कौन सी, एकेडमिक काउंसिल। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, एकेडमिक काउंसिल जो है वो प्रिंसिपल एकेडमिक बॉडी होती है किसकी, एक यूनिवर्सिटीज की। चलो जी आगे नेक्स्ट बोलता है कंटेमिनेशन ऑफ द एक्वेटिक एनवायरमेंट। कंटेमिनेशन मतलब दूषित हो जाना, किसका, एक्वेटिक, पानी का दूषित हो जाना, बाय द किसके द्वारा, पॉली एलोरिनेटेड बाइफिनाइल, पीसीबी बोलते हैं। ये किसकी वजह से होता है, जो ये सीवरेज होता है ना इसकी वजह से ये जनरेट होता है पीसीबी, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये किसकी वजह से, सीवेज इफ्लुएंट हो गया, ठीक है, या फिर वेस्ट इनकिनेटर हो गया, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज निकल रहे हैं, या फिर टॉक्सिक डंप हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई शराब फैक्ट्री है, वहां से जो मान लीजिए एथेनॉल को आपने यूज करके शराब बनाई, देन उसके बाद जो वो प्रोडक्ट निकल के आया, कुछ एक तो शराब बन गई, जो बाय प्रोडक्ट था वो आपने मान लीजिए नहरों के अंदर बहा दिया, तो उससे नहरों का पानी जो है वो क्या हो गया, दूषित हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो किसकी वजह से होता है, ओरिजिनेट होता है किससे, सीवेज इफ्लुएंट हो गया, वाटर इग्निटर हो गया, टॉक्सिक डंप हो गया। थर्मल पावर प्लांट इससे नहीं होता और ना ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर से होता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे क्योंकि एक्वेटिक की बात हो गया ना, तो फिर इसकी तो बात ही नहीं आ रही थी ज्यादा। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए, बी एंड सी ओनली। आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ द एनर्जी, इनमें से कौन सा एनर्जी सोर्स जो है वो क्या करता है ऑन कंबंशन, जब वो कंबंशन होगा, जब वो जलेगा तो वो प्रोड्यूस करेगा मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड पर यूनिट ऑफ द एनर्जी आउटपुट और हीट कंटेंट, जो सबसे ज्यादा जो है वो कार्बन जो है वो क्या करेगा एमिट करेगा, तो कौन सा होगा वो, सर वो कोल है। वो तो सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल ही, कि कोल जब जो है वो क्या होता है कंबंशन होता है तो नेचुरल बात है वो सबसे ज्यादा जो है वो CO2 को क्या करता है प्रोड्यूस करता है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा इसका, कोल। आगे, इन टर्म्स ऑफ इंडियन लॉजिक के अंदर द हिल हैज स्मोक, अगर मान लो पहाड़ी के ऊपर जो है वो क्या है स्मोक है, तो वो क्या चीज को डिनोट कर रहा है कि वहां पे क्या होगी, आग होगी। ये चीज जो है ये क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या, उपन्याय। द एप्लीकेशन ऑफ द यूनिवर्सल कंकोमिटेंस, जब आप यूनिवर्सल कंकोमिटेंस को जो है जब प्रेजेंट केस के ऊपर लगाते हो तो उसको बोलते हो आप लोग क्या, उपन्याय। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आंसर जो है इसका वो क्या, सी। ये सब इंडियन लॉजिक वाली क्लास में तो उसको जरूर लगा लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन का बनता ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ की बिहेवियर, इनमें से कौन सा की बिहेवियर है कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिव टीचिंग, इनमें से कौन सा ऐसा की बिहेवियर है जो इफेक्टिव टीचिंग को जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। सबसे पहले लेसन क्लैरिटी होना चाहिए, अगर आप पढ़ाने जाओगे तो लेसन क्लैरिटी होना चाहिए। दूसरा इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, एक ही तरह से इंस्ट्रक्शन नहीं देना, अलग अलग स्टूडेंट के हिसाब से जो है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उसके बेस पर आपको इंस्ट्रक्शन में भी क्या करना पड़ेगा, वैरायटी लाना पड़ेगा। जब आप लोगों को पढ़ाएंगे तो उसमें वैरायटी होना चाहिए। नेक्स्ट, यूजिंग स्टूडेंट आइडिया एंड कंट्रीब्यूशन, आप उसको यूज करेंगे। तो ये बात करें की बिहेवियर का, तो उसके अंदर स्टूडेंट आइडिया को लेकर आना वो इसका पार्ट नहीं है। दूसरा, फिर एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, आप खुद एंगेज होंगे लर्निंग प्रोसेस में, यस। एंड स्ट्रक्चरिंग इसका पार्ट नहीं है कि क्लास का स्ट्रक्चर कैसा है, वो चीज नहीं। तो आंसर जो आएगा वो क्या, ए, बी एंड डी ओनली। आगे, अब ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बोलते हैं एवरेज 70 नंबर का, 70 अलग अलग नंबर से उनका एवरेज निकाला और एवरेज जो है वो कितना आ गया 32। 70 अलग अलग, एक से लेके 70 नंबर थे, उन सबको हमने जोड़ लिया, टोटल करके उनको डिवाइड बाय 70 किया, तो उनका जो नंबर वो आया एवरेज है वो कितना आया 32। बोलता है अगर उन 70 के 70 को अगर जो है हम लोग जो है वो क्या करें, उन सभी 70 नंबर को 3 से अगर हम जो है वो क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, तो नया एवरेज बताओ। अगर सभी को 3 से इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो टोटल है वो भी जो है वो क्या हो जाएगा, 70 इंटू में 3 वो क्या हो जाएगा 210 से बढ़ जाएगा। लेकिन एवरेजली जो है वो कितने से बढ़ेगा, 3 से बढ़ेगा, क्योंकि सभी नंबर को 3 से बढ़ाया ना, तो फिर आपका जो टोटल एवरेज है वो भी 3 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान रखिएगा, अलग से कंप्यूट करने का जरूरत नहीं है, ऐसा मत करना पहले 70 इंटू में कुछ एक्स मान के करो, नहीं, सिंपल सी, क्योंकि सभी में ऐड किया, अगर सभी में ऐड हो तो एवरेज में सीधा ऐड कर दो, सभी में लेस किया तो एवरेज में से सीधा क्या कर दो, मल्टीप्लाई माइनस कर दो, ठीक है ना। तो इसमें सिंपल से 70 का एवरेज 32 था, अगर सभी नंबर को 3 से बढ़ाएंगे तो नया एवरेज जो है वो क्या निकल के आएगा, तो नया एवरेज 32 प्लस में 3 कितना 35 आ जाएगा। आगे बोलता है फॉर्मुलेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, इसको LEDS बोलते हैं। जब ये अपना पेरिस एग्रीमेंट हुआ था तो उसके अंदर जो है वो सभी कंट्रीज को बोला गया कि आप जो है वो अपना क्या करें, लॉन्ग टर्म लो ग्रीन हाउस गैसेस के जो इफेक्ट है, ठीक है, उनका जो एमिशन है, तो उसके लिए आप अपनी अपनी स्ट्रेटजी लेके आए, ठीक है। तो ये किस एग्रीमेंट में आया था, तो ये पेरिस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। तो आंसर जो आएगा इसका 22 का वो क्या है, ए। आगे, अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बोलता है क्लॉक है, टेक 5 सेकंड टू स्ट्राइक 5 टाइम्स एट 5 o'clock। 5 o'clock पे आने के लिए जो है, मतलब 5 o'clock पे स्ट्राइक करने के लिए वो 5 बार 5 सेकंड लेती है, ठीक है। तो मतलब 5 सेकंड लिया जाएगा स्ट्राइक करने के लिए, कितनी बार, 5। एक बार किया, फिर घूम के आए, फिर दोबारा किया, तो एक राउंड के बाद में 2, दूसरे राउंड के बाद में 3, क्योंकि पहली बार उसने स्ट्राइक किया, फिर एक राउंड लिया, फिर स्ट्राइक किया, फिर एक राउंड लिया, फिर स्ट्राइक किया, फिर एक राउंड लिया, फिर स्ट्राइक किया, फिर एक राउंड लिया, फिर, तो 4 राउंड में जो है वो 5 बार स्ट्राइक किया, ठीक है। अब 9 बार में कितनी बार, 9 टाइम्स के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल से मैंने लिखा इट नीड 5 सेकंड, 5 सेकंड लिया स्ट्राइक करने के लिए, कितनी बार, 5 बार। तो 5 बार 5 बेल बजनी है अगर, ठीक है, तो वो कितने इंटरवल होंगे, तो 4 इंटरवल है, ठीक है। 4 इंटरवल के लिए 5 सेकंड, और 9 बेल अगर बजनी है तो कितने इंटरवल होंगे, सर 9 बेल के लिए 8 इंटरवल, ठीक है ना। और 8 इंटरवल के लिए कितने सेकंड हो गए, 10। 4 के लिए 5 सेकंड है, तो 8 के लिए कितने, 10 सेकंड हो गए हैं। तो ये हो गया आपका आंसर, जो आएगा वो कितना आएगा, बी इसका 10 सेकंड्स। आगे, The communication process is active and interactive at the very high level in which of the following level of teaching, जो आपके लेवल ऑफ टीचिंग होते हैं उसके अंदर हम ये बोलते हैं ना कि RLT हम बोलते हैं, पहले आपका मेमोरी लेवल हो गया, अंडरस्टैंड लेवल हो गया, रिफ्लेक्टिव लेवल हो गया, ठीक है। तो इनमें से कौन से लेवल पे सबसे ज़्यादा हाई लेवल, मतलब जहाँ पे कौन सा कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है, जहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस आपका क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा और इंटरेक्टिव रहेगा, बहुत ही इंटरेक्शन उसमें ज़्यादा रहेगा, वो कौन सा होता है, वो होता है आपका कौन सा, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। कौन सा, रिफ्लेक्टिव।
और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, वाईफाई वायरलेस फाइडेलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। वाईफाई इज शॉर्ट फॉर वायरलेस फाइडेलिटी एंड इट इज सेट ऑफ, और ये क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। ये सेट होता है किसका, स्टैंडर्ड्स का, अलग अलग स्टैंडर्ड्स का सेट होता है फॉर यूजिंग रेंज वेव। यहां पे हम वेव्स को जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं टू अलाउ कंप्यूटिंग डिवाइसेस, जो हमारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं, लाइक लैपटॉप हो गया, लाइक कंप्यूटर हो गया, ठीक है, लाइक मोबाइल्स हो गया, जो उनको क्या करता है, अलाउ करता है कि वो कनेक्ट होंगे किससे, लैन से और टू द इंटरनेट। तो इसका आंसर जो आएगा वो ये था ए, बी एंड सी। ओके, तो आंसर क्या आ गया इसका, डी ऑप्शन। ओके जी सर, लो जी, ये हो गए हमारे आज के 25 क्वेश्चन। तो इसको आप कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो इसमें से ठीक हुए हैं। ओके जी सर, तो इसको कीजिए। बाकी के 25 क्वेश्चन जो है वो करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। और लेक्चर कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी जो है वो अच्छे से हो, और आप भी अपनी तैयारी को और भी बढ़िया तरीके से जो है वो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पेपर जो है वो जल्दी से जल्दी होने के चांसेस है। ओके जी सर, चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।